वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ओइडोगोनियम किस प्रकार के वातावरण में पाया जाता है और इसका थैलस किस प्रकार का बना हुआ होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्लो रनिंग वाटर के अंदर पाया जाता है और इसका जो थैलस है वो फिलामेंटस होता है। फिलामेंट्स अशाखित होते हैं और ये जो आपको कॉटन जैसा पूरा दिखाई दे रहा है ये इसके फिलामेंट्स हैं, ओइडोगोनियम के ही फिलामेंट्स हैं। ये पूरे पूरा जो है पानी के ऊपर या धरातल के ऊपर फैल जाते हैं इसके फिलामेंट्स। और जब हम एक फिलामेंट को देखते हैं तो हमने उसमें पढ़ा था कि तीन तरह की उसमें कोशिकाएं देखी थी हमने कि ओइडोगोनियम के अंदर तीन तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिकल सेल जो कि शीर्ष के ऊपर पाई जाती है, बेस के ऊपर होल्ड फास्ट पाया जाता है जिसको हम राइजोइडल सेल या बेसल सेल कहते हैं, और बीच में इंटर कैलरी सेल होती है जो कि सब एक जैसी होती हैं। उसमें भी कुछ कोशिकाओं में एपिकल रिंग पाई जाती है, कैप सेल जिसको हम कहते हैं, उन कोशिकाओं को हम कैप सेल कहते हैं। तो ये सारा हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो फिलामेंट है उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है। तो सभी कोशिकाएं ओइडोगोनियम के अंदर यूकैरियोटिक होती हैं, अर्थात सबके अंदर सभी प्रकार के कोशिका अंग पाए जाते हैं और सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो लंबी और सिलेंड्रिकल होती हैं, यानी कि बेलनाकार तथा दीर्घित होती हैं। या हम इसको कहते हैं इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होती हैं। कोशिका के चारों तरफ एक मोटी और दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल्स आर सराउंडेड बाय थिक एंड रिजिड सेल वॉल. Cell wall is differentiated into three layers: an outer chitin, middle pectin and innermost cellulosic. यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो तीन परतों में विभेदित होती है। उसमें भी सबसे बाहर की तरफ काइटिन की लेयर होती है, बीच में पैक्टिन की लेयर होती है और अंदर सबसे सेल्यूलोज की लेयर पाई जाती है। ये जो काइटिन की लेयर है, ये काइटिन की लेयर एक तरह से सुरक्षा का कार्य करती है कि जो मिडल पैक्टिन की लेयर है उसके अंदर जो पैक्टोज मटेरियल है, पैक्टिक सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट हैं, उनको वो डिसॉल्व होने से, पानी के अंदर घुलने से बचाती है। तो एक तरह से ये पैक्टिन लेयर की सुरक्षा करती है और इसी कारण से पूरा जो फिलामेंट है, पूरा तंतु जो है वो हमें गीला महसूस होता है, वेट महसूस होता है। तो फिलामेंट्स फील लाइक वेट थ्रेड, मतलब जो धागे हैं, जो फिलामेंट्स हैं, वो हल्के हल्के नमी युक्त होते हैं और गीले महसूस होते हैं। इन फिलामेंट्स के चारों तरफ म्यूसिलेज नहीं पाया जाता है, म्यूसिलेज का अभाव होता है। अब यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल वॉल के अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जीव द्रव्य पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के कोशिकांग जैसे कि गोल्जी बॉडी है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब तरह के कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक केंद्र में सेंटर में एक रिक्तिका पाई जाती है। द सेल कंटेन अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है सिचुएटेड इन द सेंटर, जो कि केंद्र में उपस्थित होती है। इस रिक्तिका में सेल सैप या कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है? एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं, उत्सर्जन के द्वारा जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी इस सेल सैप के अंदर होते हैं। सिक्रीशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि सिंथेसिस जो भी होता है, जो भी सिक्रीट होता है, वो सारे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, एक्सेस में होते हैं, वो सब इस सेल सैप के अंदर उपस्थित होते हैं। इस केंद्रीय रिक्तिका और कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई है, इनर कोशिका भित्ति, आंतरिक कोशिका भित्ति और रिक्तिका के बीच में जो स्पेस है उसमें पूरा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? रिक्तिका और कोशिका भित्ति के बीच में। इस साइटोप्लाज्म के अंदर अब न्यूक्लियस होता है जो कि एक ही पाया जाता है, और न्यूक्लियस जनरली इसका बिस्कुट के शेप का गोल होता है और बिल्कुल किनारे पे होता है, पार्श्व में, मतलब भित्ति के बिल्कुल पास में उपस्थित होता है। कभी कभी ये कोशिका के सेंटर में भी
हो सकता है। तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ा परिधीय, परिधि की तरफ ही हो गया क्योंकि केंद्र में तो रिक्तिका है, तो परिधि की तरफ एक बहुत बड़ा जालिकावत क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट लंबी लंबी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ट्यूब्यूल्स होती हैं, लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं जो कि सारी आपस में जुड़ जाती हैं और एक जालिकावत स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस जालिकावत स्ट्रक्चर में जहां ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ती हैं, वहां पर पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं और ये पायरिनॉइड्स स्टार्च की प्लेट के द्वारा ढके हुए रहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो एंड टू एंड सेल में उपस्थित होता है, मतलब कोशिका के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे में क्लोरोप्लास्ट फैला हुआ रहता है। ये देखो आप, ये है ऑइडोगोनियम का सिंगल फिलामेंट, जिसमें कि एपिकल सेल, उसके बाद ये बेसल सेल जिसको कि होल्डफास्ट कहते हैं, और ये बीच में इंटरकैलरी सेल है। इनमें किसी किसी कोशिका में ये कैप पाई जाती है, इसीलिए उस कोशिका को हम कहते हैं कैप सेल। ये सिंगल कोशिका अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो इसके चारों तरफ ये कोशिका भित्ति है जो कि 3 लेयर्स की बनी है। बीच में ये पूरा साइटोप्लाज्म और सेंटर में एक सेंटर वैक्यूल होती है, वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि बिल्कुल सेंटर में होती है। ये न्यूक्लियस है जो कि परिधि में है और ये देखो लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स का बना हुआ, लंबे लंबे नलिकाओं का बना हुआ ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में जहां जहां ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं वहां पर बीच बीच में ये पायरिनॉइड उपस्थित हैं। ये भी आप देख सकते हैं जालिकावत क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है और बीच में ये छोटे छोटे गोल जो दिख रहे हैं वो पायरिनॉइड्स हैं और ये एक एक सब में न्यूक्लियस दिखाई देगा। यहाँ पर भी वही चीज है और क्लियर कि ये एक न्यूक्लियस है, चारों तरफ सेल वॉल है, बीच में ये जालिकावत क्लोरोप्लास्ट और ये है, यहाँ पर ये उपस्थित है, ये क्या है, ये पायरिनॉइड्स है। और क्लियर दिखाते हैं आपको, ये देखो ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ये ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, छोटी छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं, जहां पर ये जुड़ती हैं वहां पर ये देखो आप पायरिनॉइड्स उपस्थित हैं। ये पायरिनॉइड है और चारों तरफ इसके स्टार्च की प्लेट उपस्थित है। यहाँ पर देखो ये स्टार्च प्लेट है, यहाँ पर ये स्टार्च प्लेट है, तो चारों तरफ स्टार्च की प्लेट उपस्थित। और ये पीछे की तरफ आप देखो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जालिकावत परिधीय क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एक बिस्कुट की शेप का गोल ओवल न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो ये तो था सेल का स्ट्रक्चर कि किस तरह की सेल इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि कुछ कोशिकाओं में ये कैप पाई जाती है, हेमिसेल्यूलोज की बनी हुई होती है ये कैप, और उस कोशिका को, जिस कोशिका के अंदर ये कैप पाई जाती है, जिस कोशिका के ऊपर ये कैप पाई जाती है, वो कोशिका कैप सेल कहलाती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन ओडोगोनियम। अब आता है ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इन ओइडोगोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओइडोगोनियम के अंदर कि ओइडोगोनियम का जो फिलामेंट है वो किस तरह से वृद्धि करता है, किस तरह से फिलामेंट के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। तो जैसा मैंने बताया कि उसके अंदर कैप सेल्स पाई जाती हैं, वो कैप सेल्स यही, कैप सेल का मतलब यही है कि वो कोशिका में विभाजन हुआ है। जितनी कैप उस कोशिका के अंदर उपस्थित है उससे ये प्रूव होता है कि ये जो कैप है वो हर, एक्चुअल में ये जो कैप है वो हर डिवीजन के बाद बनती है। तो जितनी कैप उपस्थित होंगी उतनी ही, कहने का मतलब होगा कि इसके अंदर डिवीजन हुए हैं। यदि 2 कैप्स हैं तो मतलब 2 बार डिवाइड हुई वो सेल, 4 कैप्स है तो 4 बार डिवाइड हुई सेल। तो सेल के अंदर लगातार डिवीजन होता है और हर डिवीजन के बाद उसमें एक कैप बन जाती है। तो ग्रोथ कंसिस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन द फिलामेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि फिलामेंट्स की, सेल्स की संख्या में वृद्धि होना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल प्लेस थ्रू सेल डिवीजन इन इंटरकैलरी सेल। जो बीच की कोशिकाएं हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है जिससे कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। ओडोगोनियम के अंदर एपिकल सेल जाती है और वो क्यूटिकल, बाकी सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ही कोशिकाओं में विभाजन होता है, सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। और जो कोशिका विभाजित होती है उसमें रिंग लाइक संरचना पाई जाती है जिसको हम कैप कहते हैं, और वो कोशिका क्या कहलाती है, वो कोशिका कैप सेल कहलाती है। अब देखते हैं कि ये डिवीजन होता कैसे है।
कोशिका के अंदर ये विभाजन कैसे होता है कि एक से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो विभाजन जब शुरू होता है, इनिशियली द न्यूक्लियस बिकम शिफ्टेड फ्रॉम पेरिफेरल पोजीशन टुवर्ड्स द सेंटर। जो परिधि की तरफ न्यूक्लियस था, जो परिधि की तरफ केंद्रक था, वो सबसे पहले सेंटर में आ जाता है और थोड़ा ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि कोशिका का जो एंटीरियर हिस्सा है उस तरफ थोड़ा सा वो मूव करता है और अपर हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है वो न्यूक्लियस। अब कोशिका का जो ऊपरी सिरा है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ रिंग लाइक थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, वहां पर उपस्थित हो जाती है। एक रिंग लाइक मतलब रिंग लाइक मटेरियल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कोशिका भित्ति के दोनों, मतलब दोनों तरफ कोशिका भित्ति में रिंग लाइक मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ऑन द इनर फेस ऑफ द लेटरल वॉल। पार्श्व की जो दीवारें हैं उनके अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये रिंग जैसा होता है और ये रिंग जैसा जो मटेरियल है ये 3 लेयर्स का ही बना होता है। जैसे कि उसके अंदर 3 लेयर्स है कोशिका भित्ति की, क्योंकि ये कोशिका भित्ति के ऊपर ही बनता है, तो इसके अंदर भी कोशिका भित्ति तीनों का मटेरियल होता है, काइटिन, पैक्टिन और सेलुलोज, तीनों तरह के मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये रिंग लाइक संरचना जो है वो साइज में बड़ी होती है और ये अंदर की तरफ वृद्धि करती है और यू शेप ले लेती है। अब ये जो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव किया था वो भी समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और दो न्यूक्लियस बनाता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाता है, यानी कि टीलोफेज आ जाता है सेल डिवीजन का, उस समय जीव द्रव्य के अंदर, कोशिका का जो जीव द्रव्य है उसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है वो विकसित हो जाते हैं और वो दो न्यूक्लियस के बीच में फ्लोट करने लगते हैं, एक सेप्टम का निर्माण शुरू कर देते हैं और दोनों न्यूक्लियस के बीच में फ्लोट करने लगते हैं। अभी वो कहीं से अटैच नहीं होते हैं लेकिन सेंटर में वो फ्लोट करते रहते हैं और यही जो मटेरियल है, यही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है वो आगे चल करके सेप्टा का काम करता है और सेल को 1 से 2 भागों में डिवाइड करता है। अब धीरे धीरे ये जो रिंग लाइक मटेरियल है जो पहले बना था ऊपर की तरफ, वो साइज में बड़ा होता रहता है, जिस कारण से जो कोशिका भित्ति है वो धीरे से टूट जाती है। ये आपको भी डायग्राम में भी दिखाऊंगी मैं और क्लियर कर दूंगी। अब कोशिका भित्ति टूट जाती है और ये जो रिंग लाइक मटेरियल है ये कोशिका भित्ति का रूप ले लेता है। जब ये कोशिका भित्ति बन जाती है तो ऊपर की भित्ति जो है उसकी आउटर लेयर जो है वो कैप जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाती है और वो क्यूटिकल बना देती है। द रिंग मटेरियल अल्टीमेटली फॉर्म्स द क्यूटिकल ऑफ द अपर डॉटर सेल। The upper part of the ruptured mother wall remains attached to the anterior end of new daughter cell as a cap. This is called apical cap. कि जो मात्र कोशिका भित्ति है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कोशिका के शीर्ष के ऊपर अटैच रहता है और एक कैप के रूप में विकसित हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ जो नई कोशिका बनी है उसके पास चला जाता है। अब जो बीच में सेप्टा फ्लोट कर रहा था, बीच में जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड फ्लोट कर रहा था, वो भी एक धीरे धीरे साइज में बड़ा हो जाता है और फिक्स हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस उस सेप्टा के आर पार होते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, एक सेप्टा के इस तरफ एक सेप्टा के उस तरफ, तो दो न्यूक्लियस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अब अभी आपको मैं डायग्राम में और क्लियर कर, ये देखो ये सेल थी, इसके अंदर जब विभाजन शुरू होता है तो ये न्यूक्लियस सेंटर में आया, ये धीरे धीरे न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव हुआ। अब ये रिंग लाइक संरचना जो है ये कोशिका के पार्श्व में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बीच में फ्लोट करना शुरू करते हैं और न्यूक्लियस जो है वो 1 से 2 में समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाता है। धीरे धीरे ये मटेरियल जो है वो साइज में बड़ा होता है। ये देखो आप यहाँ पर ये साइज में बड़ा हो रहा है, ये भी वॉल मटेरियल ही है, तीनों लेयर्स का बना हुआ है। तो धीरे धीरे ये मटेरियल बड़ा होता है जिस कारण से ये जो वॉल है, यहाँ से जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है। ये देखो यहाँ पर ये वॉल रप्चर हो गई। अब जब ये वॉल रप्चर हो जाती है तो इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है इधर से और इधर से ये एक कैप का रूप ले लेता है। ये वाली वॉल का हिस्सा है जो कि एक कैप के रूप में यहाँ पर विकसित हो गया। अब ये सेप्टम जो है वो धीरे धीरे फ्लोट करता करता इस दूसरे एंड पर आकर के फिक्स हो जाता है और ये जो दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, एक न्यूक्लियस नीचे ही रह जाता है।
ये वॉल मटेरियल तीनों वॉल का है, धीरे धीरे पूरी सेल की वॉल बना देते हैं। तो इस तरह से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये आप देख सकते हो, ये कोशिका की ओरिजिनल वॉल, सेकंड वॉल बन गई। यहाँ पर ये पहले की वॉल है, ये जो है पहले की भित्ति है। अब ये जो है नई भित्ति कोशिका में बन जाती है, और यहाँ पर ये एक कैप बन गई। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इस कोशिका में दो कैप दिख रही है। तो यहाँ पर पहले ही एक बार विभाजित हो रखी है कोशिका, अब ये दूसरा विभाजन इसमें फिर हो गया। तो ये मातृ कोशिका तो नीचे रह जाती है, और नई बनने वाली कोशिका हमेशा ऊपर की तरफ बनती है। तो ओइडोगोनियम में ऊपर की तरफ नई कोशिकाएं बनती हैं और मातृ कोशिका नीचे रह जाती है। तो इस तरह से कोशिका में विभाजन होता है। तो ये तो था ओइडोगोनियम में सेल डिवीजन और किस तरह से ओइडोगोनियम में वृद्धि होती है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम, कि ओइडोगोनियम में किस प्रकार से जनन पाया जाता है। तो थैंक यू।